स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की 3 परीक्षाएं शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। इसके लिए जयपुर छोड़कर सभी संभाग मुख्यालयों में नेटबंदी की गई थी। परीक्षा में प्रदेश के 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थियों की चेकिंग की गई। तो शांतिपूर्वक परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद बाहर आए अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। परीक्षार्थियों ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि नकल विहीन परीक्षा होने से अब उनका भविष्य अंधेरे में नहीं रहेगा। ऐसे ही विद्यार्थियों से बात की हमारे संवाददाता ने। तो आरपीएससी की 3 परीक्षाएं वो संपन्न हो गई हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षाएं संपन्न हुई है। परीक्षार्थी जब पेपर देकर बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी थी। उनका कहना था कि नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, जिससे अब उनका भविष्य वो उज्जवल नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि पेपर लीक के कई मामले निकलकर सामने आए थे और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने को लेकर युवाओं की तरफ से काफी विरोध भी किया गया था। और आज जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। परीक्षा देने के बाद जो सभी परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकले और उनमें खुशी थी कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हुई हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा है, या सरकार की भी परीक्षा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से नकल रोकने के जो दावे किए थे, आज कहीं न कहीं वो देखना होगा कि ये 2 लाख अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा में किस तरह से ये परीक्षा यहाँ पर संपन्न होती है। भैया, किसकी परीक्षा आपने दी है यहाँ? जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। किस पद के लिए आपने? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कैसा रहा आपका इम्तिहान? पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा लेवल रहा और बाकी 50% के लगभग एवरेज था पेपर, बाकी 50% अच्छे लेवल। क्या उम्मीद लग रही है अब आपको इससे? अब ये 3rd पेपर था तो ये तो क्वालिफाई हो जाएगा, आगे देखते हैं आगे। ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे? हम बिल्कुल कर जाएंगे सर। अच्छा पेपर था, इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह बढ़िया, स्टैंडर्ड पेपर था। स्टैंडर्ड पेपर कहेंगे इसे? बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर। सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से काम हुआ। उम्मीद है कि ये पेपर अच्छा रहेगा, पारदर्शी तरीके से? बिल्कुल सर, सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, आगे भी यही हम चाहेंगे। अच्छा, कौन सा पेपर आप देकर के आ रहे हो? राजस्थान जनरल स्टडी। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। पेपर कैसा गया? नॉर्मल एवरेज पेपर था। एवरेज है पेपर आपका? उम्मीद है आपको निकालने का? हाँ, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा, एक जो मन में अभ्यर्थी परीक्षा देकर के आता है, पेपर लीक हो जाने की आशंका हर बार बनी रहती थी, इस बार क्या उम्मीद है? देखो, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा पेपर लीक होगा, पर पता नहीं है, फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो आपने तो अपनी परीक्षा दे दी है कुल मिला के? जी। तो आप सुन रहे थे ये परीक्षार्थी जो पेपर देने के बाद अपने परीक्षा केंद्र से बाहर निकले। पेपर एवरेज था और पेपर अच्छा आया था, पारदर्शी तरीके से पेपर हुआ है, इसकी खुशी साफ तौर पर है। और कई लोगों का ये कहना था कि हमें नहीं लगता है कि पेपर लीक होगा। तो फिलहाल ये अच्छी जानकारी है, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि सबसे तेज तरीके से परीक्षा पेपर अगर वायरल होते हैं तो वो इंटरनेट के माध्यम से ही होते हैं। जयपुर भरतपुर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परीक्षा देने के बाद जो परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जब प्रवेश कर रहे थे ये परीक्षार्थी, तब इनकी पूरी चेकिंग की गई थी और किसी भी तरीके से नकल नहीं हो सके, इस पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी थी। भरतपुर से अगली खबर। यहां आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा खत्म हो गई है। सभी सेंटर्स पर एग्जाम पूरे पारदर्शी तरीके से कराया गया है। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। एग्जाम के बाद अभ्यर्थी भी काफी खुश नजर आए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस बार सरकार द्वारा माकूल इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते नकल विहीन और माफिया पर नकेल कसी है। हालांकि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की भरतपुर में अनुपस्थिति ज्यादा रही।
आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की परीक्षा पूर्ण हो गई है। 12 बजे से ये परीक्षा प्रारंभ हुई थी और 2 बजे परीक्षा समाप्त हो गई। सभी अभ्यर्थी अब परीक्षा देकर के वापस लौट रहे हैं, परीक्षा सेंटरों से बाहर निकल रहे हैं और स्टेशन जाने की जो इनको जल्दी है वो है। किस तरह का एग्जाम रहा सर? पेपर अच्छा था, औसत पेपर था, ज्यादा कठिन नहीं था। और पिछली बार जो नकल वगैरह देखने को मिलती है, इस बार कैसी पारदर्शिता रही? इस बार सरकार ने अच्छी सुरक्षा की है, वीडियोग्राफी हुई है और अच्छी सुरक्षा थी। एग्जाम बढ़िया रहा, पर इस बार अपेक्षा मतलब राजस्थान जी में करंट अफेयर से देखा। अच्छा, नहीं पिछली बार देखा था परीक्षाओं में नकल और इस तरह की थी, इस बार कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी? सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, फिलहाल में तो आगे की मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, सबका ये कहना है अभ्यर्थियों का कि इस बार जो परीक्षा हुई है वो पूरे पारदर्शी तरीके से कराई गई है, किसी प्रकार की जो चूक है वो इस बार नहीं हुई। तो जो उम्मीद सुबह से की जा रही थी परीक्षार्थियों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा कि एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाएगी, वो परीक्षा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और ये भाजपा सरकार की राजस्थान में पहली परीक्षा थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस को घेर रही थी भाजपा और पेपर लीक के मामलों को लगातार उठाया गया था। लेकिन अब सरकार बनने के बाद ये पहली बड़ी परीक्षा थी। जो भरतपुर की बात की जाए तो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर परीक्षा हुई है। किस तरह की परीक्षा हुई है आपकी? मेरी तो सही है, और 20 से 30 के बीच में आ जाएंगे। नहीं, ये पिछली बार देखा जाता था कि नकल इस तरह की चलती है, इस बार कैसी व्यवस्था है? यहाँ सेंटर में तो बढ़िया था। तो ये अभ्यर्थियों का कहना है कि अच्छी व्यवस्थाएं जो है व्यवस्था है, प्रत्येक सेंटर पर अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो आरपीएससी की 3 परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं और 49.86% रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति। सबसे अधिक जोधपुर में 57.10% अभ्यर्थी की उपस्थिति रही। उससे सबसे कम जो है उदयपुर में रही 33.86% उपस्थिति। तो परीक्षा संपन्न हो गई है, लेकिन कई जगह अभ्यर्थी नहीं पहुंचे परीक्षा देने के लिए। और आरपीएससी परीक्षा देने के दौरान एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई, जहां एक युवक एम्बुलेंस में परीक्षा देने पहुंचा और उसने स्ट्रेचर पर लेटे हुए परीक्षा दी है। दरअसल ये एक सड़क दुर्घटना में युवक के कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और वो अस्पताल में भर्ती था। चैन है और चेक और देख ले, फिर भी जेब की तलाशी ले ले, जेब की तलाशी ले। घुटने से ऊपर तक फिसलने से फीमर जिसको कहते हैं अलग हो गई। ऑपरेशन हुआ है 31 को जीवन रक्षा हॉस्पिटल में। 1 तारीख को छुट्टी की मैंने। हाँ, एग्जाम तैयारी की, परमिशन ली, एग्जाम। और मंत्रिमंडल बनने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है भोज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी ओटीएस पहुंचे और महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। मुख्यमंत्री आवास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, गजेंद्र सिंह खिवस्कर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर, गौतम दत्त, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, संजय शर्मा, विजय सिंह चौधरी, मंजू बागमर और के विश्नोई पहुंचे सीएमआर। विधायक और मंत्री जो है सीएम आवास पहुंचे और यहां पर ओटीएस आवास पर सभी के लिए लंच की व्यवस्था की गई थी और मुख्यमंत्री ने सभी के साथ लंच किया और उसके बाद जो है बातचीत भी हुई। विधायक और मंत्री सीएम आवास पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के आज तीसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। आज 8 विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है और 5 सत्रों में चर्चा के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं और आज ही वो वापस भी जाएंगे।
आज 8 विषयों पर जो है चर्चा हो रही है। आतंकवाद और देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा, आज इस पर चर्चा जो है की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रही हैं। 3 दिन का ये था और आज जो है कॉन्फ्रेंस खत्म होगी और देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और आज ये कॉन्फ्रेंस जो खत्म हो जाएगी और इसके पहले ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। देखिए, बड़ी बैठक थी ये, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी बैठक ये है। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कल मतगणना की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर हुए चुनाव की मतगणना कल सुबह ठीक 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। ये मतगणना 17 टेबल में होंगी और जिसमें 12 टेबल पर ईवीएम और 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट और 1 टेबल पर ईटीपीबीएमएस के मतों को गिना जाएगा। वहीं मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश न कर सके। श्रीगंगानगर के मतगणना स्थल पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम कल 8 जनवरी सोमवार को सामने आ जाएंगे। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कल की जाने वाली मतगणना की सभी आवश्यक तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर इस बार 80.50% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। वहीं श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट के 1 दर्जन प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ईवीएम मशीन में कैद कर दिया गया है, जो कल हम सब के सामने आ जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी ईवीएम मशीनों को ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में मतगणना स्थल पर रखवा दिया गया है। वहीं श्रीगंगानगर की कल की काउंटिंग की बात करें तो आप ये देखिए, कल श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से 14 टेबल ईवीएम मशीन से पड़े हुए मतों की गिनती के लिए, साथ ही साथ में 2 टेबल लगाई गई हैं पोस्टल बैलेट के पड़े मतों की गिनती के लिए और 1 टेबल लगाई गई है ईटीपीबीएमएस मतों की गिनती के लिए। तो ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कल ठीक सुबह 8 बजे करणपुर विधानसभा क्षेत्र के हुए चुनावों की मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे तक चुनाव परिणाम लगभग सामने आना भी शुरू हो जाएंगे। तो 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की होगी गणना। आपको बता दें, पूरे इंतजाम जो है किए गए हैं। 1 टेबल पर ईटीपीबीएमएस मतों की गणना जो है वो की जाएगी और मतगणना की तैयारियों में इस वक्त जिला निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है। मतगणना स्थल पर जो है ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। कल परीक्षा की घड़ी है। 3 जो हैं प्रत्याशी मैदान में हैं। रुपिंदर सिंह कुन्नर और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और पृथ्वीपाल सिंह संधू, ये 3 प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में कई समस्याओं को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही। इसी दौरान मुरारी लाल मीणा ने नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार करते हुए कहा कि वे विधायक रहकर ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 1-2 दिन में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की जाएगी। तो पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा का ये बड़ा बयान जो है सामने आया है। जानकारी आपको दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते मुरारी लाल मीणा।
जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था इस टाइम देश के अंदर चल रही है, जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था देश के अंदर चल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का वातावरण पूरे देश के अंदर बन रहा है, उन सबको बीजेपी की जो सरकार है इसको ध्यान में लाने के लिए भाई इन पर ध्यान दो, समय रहते इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को संभालो, नहीं तो आने वाले टाइम में देश में इसका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका निश्चित हमारी पार्टी को फायदा भी होगा और जनता में एक जागृति भी आएगी। ऐसा ये सब न्याय यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य है कि जनता में जो वर्तमान ये साइलेंट प्रॉब्लम चल रही है, सामाजिक स्तर प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक बेरोजगारी भयंकर है। आज हम गांव में जाते हैं, यूथ घूम रहा है, मतलब कहीं भी बीजेपी ने रोजगार सृजित करने का कोई उपाय देश के अंदर नहीं किया। और मेरा व्यक्तिगत विचार है आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा भारी देश को यही पड़ेगा, क्योंकि यूथ बेरोजगार रहेगा तो सारी व्यवस्थाएं खराब होंगी। खबर उदयपुर से है, जहां होटल कारोबारी समूहों से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े पैमाने पर कालेधन का खुलासा हो रहा है। उदयपुर के फतेह ग्रुप और साथ ही आपको बता दें रॉकवुड ग्रुप और एडीएम ग्रुप से जुड़े ठिकानों से 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप कारोबारी समूहों के ठिकानों से काले कारोबार संबंधी भारी भरकम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में 3.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। वहीं 5.54 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 9 किलो सोने के बेशकीमती आभूषण जब्त किए गए हैं। आयकर कार्रवाई में रॉकवुड ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर टैक्स चोरी संबंधित अहम दस्तावेज मिले हैं। रॉकवुड ग्रुप संचालकों द्वारा मुंबई और कोलकाता की कंपनियों से 80 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के निवेश के दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं रॉकवुड ग्रुप संचालकों के उदयपुर में होटल रेडिसन ब्लू से 62 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जनरेट करने के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आयकर सूत्रों के अनुसार फतेह ग्रुप के संचालकों से 20 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी और खनन कारोबार से जनरेट करने के सबूत मिले हैं। वहीं फतेह ग्रुप संचालकों द्वारा होटल और वीवीआईपी वेडिंग डेस्टिनेशन कारोबार से 28 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज बरामद किए हैं। एडीएम ग्रुप संचालकों के ठिकानों से आयकर विभाग को 11 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं। इस कार्रवाई में उदयपुर सहित देश के में ब्लैक मनी से वीवीआईपी शादी समारोह करने वालों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग फिल्मी सितारे, राजनीतिक, खेल, उद्योग और व्यापार से जुड़े कारोबारी समूहों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। तो होटल कारोबारियों पर आईटी का ये शिकंजा। एडीएम ग्रुप से 11 करोड़ के ब्लैक मनी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। फतेह और एडीएम ग्रुप के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम जो है वो लौट आई है। उदयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। फतेह ग्रुप पर आयकर छापों में भारी काली कमाई का खुलासा हुआ है, 28 करोड़ रुपए। आईटी को रेट में क्या क्या मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। माइनस कारोबार से 20 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं। एडीएम ग्रुप के ठिकानों से 11 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं। फतेह ग्रुप के होटल कारोबार से 28 करोड़ की ब्लैक मनी के सबूत बरामद किए गए हैं। माइनस कारोबार से 20 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं। तो माइंस कारोबार से और फतेह ग्रुप के होटल माइंस कारोबार से 20 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं। एडीएम ग्रुप के ठिकानों से 11। उदयपुर से बड़ी खबर देते हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 12 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर विकास न्यास कोटा की आज सुबह अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोटा के कोन्हाड़ी इलाके में पेट्रोल पंप के पीछे अतिक्रमण कर बनाई अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। अवैध दुकानों को ध्वस्त कर रास्तों को साफ करवाया गया है। इस दौरान मौके पर यूआईटी के सचिव, डीएसपी, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दुकानों को ध्वस्त कर रास्ते को सही किया गया। पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान मौजूद रहा। यूआईटी की ये कार्रवाई देखने को मिली। अवैध दुकानों को यहां पर ध्वस्त जो है किया गया था। तो
यूआईटी के अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। अवैध दुकानों को इस दौरान ध्वस्त किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों को ध्वस्त कर रास्तों को जो है साफ किया गया। पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान तैनात रहा। कांग्रेस सरकार में चरमराई आर्थिक व्यवस्था बीजेपी सरकार के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी, लेकिन भजन सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने कही है। गौतम दत्त विभाग बांटने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटिव का लाभ आमजन को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। रूप से चुनौतियां तो बहुत है। पिछली सरकार ने बिना वाणिज्यिक गणित के अनेक निर्णय इस तरह से किए उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चरमरा गया है, आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पिछली बार भी 13 से 18 की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि विकास के अनेक काम हमारी सरकार के उस समय भी हुए थे। पिछली बार भी वो जब सरकार में थे तब वही पैसे का रोना रहते थे, लेकिन हमारी सरकार जब जब भी आती है वो पैसों की व्यवस्था भी करती है और डेवलपमेंट भी करती है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलने पर बयान दिया है। किरोड़ी ने कहा है कि रसोई पर कोई राजनीति नहीं हो रही, किसी व्यक्ति के नाम से रसोई का नामकरण कर चलाया जा रहा था। वे भी कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी। योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रखा गया है। इसका नाम पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नहीं रखा गया है। गरीबों की रसोई में राजनीति करना उचित नहीं है। देखो, किसी व्यक्ति के नाम से रसोई का नामकरण करके, वो भी कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री थी, तो उसके नाम से रसोई चला जाए तो रसोई में भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री अन्न नाम रखा है, उसमें कोई मोदी जी का नाम नहीं रखा, न अटल जी का नाम रखा। तो रसोई में भी राजनीति घुसे गरीबों की में, वो ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए उसका नाम श्री अन्न रखा गया, वो स्वागत योग्य है। अजमेर की सांबर थाना क्षेत्र में एक किसान की ठंड से मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दीवान पाटलिया निवासी बरमालाल मीणा देर रात खेत की रखवाली के लिए गए थे। सुबह घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। किसान का शव खेत की झोपड़ी में मृत अवस्था में मिला है। ग्रामीणों ने बताया है कि संभवतः सर्दी लगने के कारण किसान की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। थाना आजाबाद से सूचना मिलेगी, पाड़लिया गांव में ब्रह्मलाल पुत्र सोलाल मीणा, जो कल शाम को 6 या 7 बजे करीब फसल की रुकाली करने गया था, जो सुबह करीब 6-7 बजे के आसपास परिजन गए तो मृत अवस्था मिला। परिजनों से मालूमात की तो बताया कि फसल की रुकाली में ठंड से इसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश को CHC सावर में लाया जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अब कुल्लू मनाली के जैसे हालात नजर आने लगे हैं। पिछले 4 दिनों से पारा जो है वो माइनस में चल रहा है। आज भी आबू का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गाड़ियां पार्किंग में रखी बाइकों पर बर्फ की चादर चढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने भयंकर सर्दी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं ठंड के चलते सैलानियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान पहुंचा 0। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मतलब जो ना तो गर्मी है ना ठंड है, मतलब मजा। जो राजस्थान का मौसम उस हिसाब से उसको हटाने के लिए जो लोग माउंट में आते हैं वो बहुत इंजॉयबल था। और यहाँ पे इतने ठंड के अंदर भी घूमना, रहना, खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली वेदर, और यहाँ जो गुरु शिखर है जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वहाँ पर भी हम लोग जाकर के आए, वो भी बहुत मूवमेंट इंजॉयबल था और हमने बहुत एंजॉय किया। अभी भी हम नक्की लेक आए हैं, पीछे घूमेंगे, हम लोग बोटिंग करेंगे। श्रीगंगानगर में हाड़ कंपकंपा देने वाली सर्दी का प्रकोप जारी है, जहां एक और मौसम विभाग की ओर से जिले में कोहरे के साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिले में देर रात का तापमान गिरकर 6.5 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और हीटर की शरण में दिखाई दे रही हैं। साथ ही कोहरे के चलते ट्रेनों के परिचालन पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। वहीं इस दौरान जिले में पड़ रही ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तो कड़ाके की ठंड से जनजीवन जो है वो बेहाल नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां पर कोहरा है घना और सुबह के समय
जो लोग काम पर निकले हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।